Hello everyone, welcome back to the YouTube channel. This is C. Rishabh signing in. Here we are with another series on self-paced online module. In this series, we will be covering SPOM, Set A, Corporate and Economic Laws. I know एक series already uploaded है, लेकिन that series is now outdated. That series we had uploaded 2 years ago. 2 साल पहले हमने वो lectures record किए थे, वो notes बनाए थे, ठीक है. And it feels very happy when you see that कि thousands of people उस series पे, उस videos पे as lakhs views I have gotten, and उससे हजारों बच्चों को, मतलब thousands of people have cleared their examination in their very first attempt. So it feels very happy when you read all those comments on WhatsApp, on Telegram, on the YouTube की video section पे, and even on LinkedIn. A lot of people are messaging saying that they cleared because of these notes, because of those lectures which were uploaded 2 years ago. So अभी क्या हो रहा है कि वो लेक्चर्स 2 साल पहले अपलोड किए थे, तो देयर आर अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स इनटू देयर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज के सेक्शन में. सो हियर वी आर विद द अमेंडेड सीरीज ऑन SPOM, सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, वेर इन द नोट्स आर ऑल्सो डिजिटलाइज्ड. प्रीवियस वाले वीडियोस में कई लोगों के सजेशंस आए थे, फीडबैक्स आए थे कि कुछ कुछ वर्ड समझ में नहीं आते. तो देयर फॉर व्हाट वी हैव डन इज, इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, इसमें हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, ऑल द चैप्टर्स ऑफ योर SPOM सेट ए. और सारे के सारे नोट्स हमने डिजिटलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सारे के सारे नोट्स को, ऑल द थिंग्स हैज बीन, ऑल द चार्ट्स कलर कोडेड, एवरीथिंग वी हैव डन टू मेक श्योर दीज नोट्स आर वेरी यूजर फ्रेंडली फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू कवर दिस SPOM सेट ए? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे अपना इकोनॉमिक लॉस का सेक्शन. ठीक है, इकोनॉमिक लॉस में हम लोग पढ़ेंगे पहले FEMA, देन FCRA, देन IBC, एंड देन वी विल गो अहेड विद द SEBI वाला पार्ट. After we have completed with all these things, then we will move ahead with the कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस सेक्शन. देखो सारे नोट्स अभी तक बने नहीं है. ऑलमोस्ट 70-80% नोट्स आर रेडी, 70-80% इज ओनली रेडी, एंड अभी 20-30% पे काम चल रहा है. एंड ओवर द नेक्स्ट 1 year, ओवर द नेक्स्ट 1 month, वी विल बी अपलोडिंग ऑल द लेक्चर्स विथ ऑल द नोट्स ऑन टू द टेलीग्राम चैनल. तो नो वीडियोस अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब पे. नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक ऑफ विच इज गिवन इनटू द डिस्क्रिप्शन. वहां पे जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन करो और ये नोट्स को आप एक्सेस कर सकोगे. सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट थिंग आई वुड से इसकी, हमारे जो लेक्चर्स होने वाले हैं, दिस विल बी इन इंग्लिश. हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप करके हम लोग इसको सीखेंगे. ऑल द प्रोविजंस, सारे के सारे चैप्टर्स को हम लोग इसी तरीके से फटाफट से कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट अस बिगिन. So now here we are with the first chapter. This is basically the chapter number 9 in your ICI module. ठीक है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 है, लेकिन इसको हम लोग फर्स्टली पढ़ेंगे क्योंकि इकोनॉमिक लॉस का सेक्शन, ऑल दैट कैरीज 40 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, बट बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है एज कंपेयर टू योर कंपनीज एक्ट. खाली सभी को छोड़ देंगे तो बाकी ये सारे प्रोविजंस लाइक ऐसे समझ जाएंगे फटाफट से. ठीक है. तो फर्स्टली विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिक लॉस एज आई सेड अर्लियर. ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता क्या है. देखो आपको इंटरमीडिएट से आप निकल के आए हो, ठीक है, तो सम अंडरस्टैंडिंग यू वुड हैव अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. इससे पहले एक होता था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट वो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता था. ये क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है. उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे FCRA के अंदर कि यू कांट डू दिस ट्रांजेक्शन, यू कांट डू दैट ट्रांजेक्शन. लेकिन FEMA एक्ट के अंदर इट हैज बीन टोल्ड दैट यू कैन डू ऑल द ट्रांजेक्शंस. आप सब चीजें कर सकते हो, लेकिन फेमा के गाइडलाइंस के मुताबिक आपको करना पड़ेगा. यू हैव टू गो हेड विद द फेमा गाइडलाइंस. विदाउट दिस यू कांट डू एनी ट्रांजेक्शंस. उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर ही नहीं सकते. इसमें आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइंस को, आरबीआई के जो प्रोविजंस है, आरबीआई की गाइडलाइंस को, फेमा के जो प्रोविजंस है, उनको आपको ध्यान में रख के ही आपको ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे. ठीक है. सो दिस इज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जहां पे जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, लेट्स से आप कोई बाहर से गुड्स को परचेज करते हो, बाहर से आपने कोई भी इक्विटी कैपिटल रेज किया आपकी कंपनी के लिए, या फिर कुछ भी किया, तो उसमें क्या नॉर्म्स है, आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ऑल दीज ट्रांजेक्शंस. या फिर आपको एक्सपोर्ट कर रहे हो यहाँ से बाहर, ठीक है, जिसकी वजह से अब मेरा फॉरेन एक्सचेंज जो है US डॉलर का हो गया या फिर कुछ भी हो गया, सो व्हाई इज दैट गेटिंग अफेक्टेड. वो सब चीजें जब अफेक्ट हो रही है तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए उसके प्रोविजंस बताए गए हैं. नाउ पर्पस ऑफ द एक्ट, अच्छा सबसे पहले इसका वेटेज क्या रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन के अंदर. सो दिस विल कैरी ऑलमोस्ट 10 to 14 मार्क्स. 10 मार्क्स मिनिमम साइड में, अप साइड में 14 मार्क्स आ सकता है आपके SPOM एग्जामिनेशन के अंदर. तो आपको उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ना है. ठीक है, आराम से पढ़ेंगे एकदम और फटाफट से. विल ट्राई टू क्लोज इट एज सुन एज पॉसिबल.
पर्पस ऑफ द एक्ट एंड फीचर्स ऑफ द एक्ट, इसमें हम रेगुलेशंस बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट, तो मतलब जो रेजिडेंट्स है, रेजिडेंट मतलब इंडियन रेजिडेंट, अभी हम नीचे जाएंगे तो इसके वी विल गो डीप डाइव इनटू द डेफिनेशन ऑफ द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट्स जो आउटसाइड इंडिया वाले हैं, तो उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करता है। ओडीआई और एफडीआई की रेगुलेशंस बताई गई है। ओडीआई एफडीआई मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एज एंड व्हेन वी गो अहेड इन द चैप्टर वी विल लर्न all these terms about R and NR, FDI, ODI, what is CUAT, what is CAT. So CUAT is nothing but your current account transaction. CAT is nothing but your capital account transaction. Then requirement for realization of export proceeds, RBI and central government का controls क्या रहता है, adjudication. So all these things, that's what we are going to cover in this particular chapter. I hope this is clear. Now these 3 pointers are important from your exam perspective. From these 3 में से if you see these 2 pointers, first and the second third pointer, these are important from your exam perspective. Now RBI जो होता है ना वो exercise करता है foreign exchange management act. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर आप देखोगे कोई भी गाइडलाइंस आ रही है, कोई भी ना मास्टर डायरेक्शंस आ रहे हैं, तो ऑल दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई, ठीक है। बट एनफोर्समेंट जो होता है ना फेमा का, इट हैज बीन एंट्रस्टेड टू अ सेपरेट डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो मतलब जो फेमा एक्ट जो रेगुलेट करेगा, that will be the director of enforcement, right? It has a 7 chapters and 49 sections, not relevant from an exam perspective. It extends to the whole of India, okay? It shall applies to the branch offices, agencies which are outside India, owned or controlled by person resident in India. मतलब अगर लेट्स से मेरी कोई यूएस के अंदर कोई सब्सिडरी ओपन है या फिर मेरा कोई बिजनेस का ब्रांच वहां पे ओपन है, तो उस केस में उस ब्रांच के ऊपर भी, सिंस आई एम अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो उस जो ब्रांच यूएसए के अंदर है उसके ऊपर भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की गाइडलाइंस एप्लीकेबल होगी। आई होप दिस इज क्लियर। Now, moving on to the important part of this chapter, which is nothing but the definitions. There are a lot of definitions which has been prescribed. बहुत सारी definitions के बारे में discuss हुआ है, लेकिन in our notes we have included only those definitions which are relevant from your exam perspective, जो आपके exam के अंदर आने वाली है या फिर आपको समझनी चाहिए, you should understand in order to understand the other provisions of the act, right? सबसे पहले ऑथराइज्ड पर्सन, हु इज एन ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन मतलब एक ऑथराइज्ड डीलर होगा, जिसको ऑथराइज्ड डीलर बोले तो एडी कैटेगरी 1, आपने सुना होगा एडी कैटेगरी 1 बैंकर होता है, एडी कैटेगरी 2, एडी कैटेगरी 3 बैंकर्स होते हैं, ऑल दोस थिंग्स। देन मनी चेंजर्स, जो मनी एक्सचेंज करने का जिनके पास लाइसेंस होता है, मनी चेंजर्स एंड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। सो दीज आर द ऑथराइज्ड पर्संस व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल रीडिंग दिस द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। एक्ट मतलब फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। नाउ व्हाट इज द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? Capital account transaction means a transaction which alters assets and liabilities, including contingent liabilities outside India of a person resident in India. Capital account transaction मतलब मैं एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हूं, ठीक है, मेरा कोई असेट लाइबिलिटीज या फिर कंटिंजेंट लाइबिलिटी, मतलब इफ दैट ट्रांजैक्शन हैपेंस बिकॉज ऑफ विच अ लाइबिलिटी में अराइज इन फ्यूचर, सो दैट इज आल्सो इंक्लूडेड हियर। तो मतलब अगर ये 3 चीजें, एज अ ऋषभ आई एम हियर इन इंडिया, फॉरेन के अंदर लेट्स से यूएसए के अंदर मेरा कोई एसेट है, मेरा कोई लाइबिलिटी है, मेरा कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, अगर ये तीनों में से कोई भी ऑल्टर हो रहा है, देन दैट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। Secondly, for a person resident outside India, let's say one of my cousin who is outside India, he is a person resident outside India. टाइम बीइंग के लिए आप इतना समझ लो कि he is a person resident outside India. He is outside India. उसका इंडिया के अंदर कोई एसेट और लाइबिलिटी, अगर ओनली एसेट एंड लाइबिलिटी, खाली 2 ही चीजें हैं। इफ यू सी हियर वेरी केयरफुली, यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है, here they have spoken about, one second, here they have also included the contingent liabilities of person resident in India. लेकिन if my brother who is outside India, who is a person resident outside India, उसका अगर इंडिया में कोई asset और liability, only asset and liability अगर alter हो रहा है, then in that case it will be considered as a capital account transaction. I hope this is very clear to all of you. So capital account transaction means a transaction which alters assets and liabilities, including contingent liabilities of a person resident in India. मेरा outside India में asset liability contingent liability अगर alter हो रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। या फिर कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, उसका इंडिया में ओनली एसेट एंड लाइबिलिटी, नो कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ओके, ओनली एसेट एंड लाइबिलिटी, इफ इट इज गेटिंग अल्टर्ड, देन इन सच अ केस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? अ ट्रांजैक्शन अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को डिफाइन किया है और उसमें से बोल दिया कि बॉस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होगा, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, and which includes what? Current account transactions includes what? It includes payment of foreign trade, business or services. आप कोई फॉरेन ट्रेड के लिए पेमेंट कर रहे हो, कोई बिजनेस और सर्विसेज, आपको बिजनेस करने के लिए या फिर सर्विसेज के लिए अगर आपने ऑब्टेन की, उसका पेमेंट कर रहे हो या फिर पेमेंट आ रहा है, ठीक है। एंड क्रेडिट फैसिलिटीज इन ओवरसीज ओसीबी, और अगर आपको कोई भी क्रेडिट फैसिलिटीज भी मिलता है,
क्रेडिट फैसिलिटीज मतलब आपको लेट्स से कोई फॉरेन के बैंक अकाउंट के अंदर आपको कोई क्रेडिट फैसिलिटी मिला विच इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड नेट इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, देखो अगर आपने कोई फॉरेन से फंड्स बोरो किया है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ व्हाट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। लेकिन आप उस पर जो इंटरेस्ट पे करने वाले हो तो वो क्या कहो, वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। सिमिलरली अगर आपने कोई फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया है एंड उसके ऊपर आपको कोई रिटर्न जनरेट हो रहा है, यू आर गेटिंग एन इंटरेस्ट इनकम ऑन दैट, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अगर आप कोई रेमिटेंस कर रहे हो आउटसाइड इंडिया एज अ ऋषभ, आई एम रेमिटिंग आउटसाइड इंडिया टू माय पेरेंट्स हु आर सेटल्ड इन यूएसए, उनको अगर मैं उनके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है, मेरे स्पाउस, मेरे चिल्ड्रंस अगर कोई भी बाहर रिसाइडिंग अब्रॉड है, तो उनके लिए इफ आई एम मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ पेमेंट देन दैट इज कंसिडर्ड एज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और आई एम मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ पेमेंट फॉर फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर ऑफ माय पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, अगर इन सब के लिए भी अगर मैं कोई पेमेंट करने जा रहा हूं, so that will be considered as a current account transaction. So this is a very important from your exam perspective, कोई भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। अगर मैंने ₹1000 का डॉलर का गिफ्ट दिया मैंने ब्रदर को यूएस के अंदर, अगर if I am giving any sort of gift to my brother in USA that is of $1000, then that will be considered as a current account transaction। एक एग्जांपल दिया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी डाउट हो तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट टू यू एज सून एज पॉसिबल। अंडरस्टैंड दिस, राइट? Now, the next definition comes is of foreign security. What is a foreign security? देखो foreign security क्या होता है? Security, any security, any security in the form of stock हो सकता है, share हो सकता है, bond हो सकता है, debenture हो सकता है, या फिर कोई any other instrument like preference share हो गया, right? Which is denominated in foreign currency. मतलब let's say if I am purchasing Apple company का shares, ठीक है, which is listed in USA के stock market पे, NASDAQ पे, या फिर जो भी वहां पे जो स्टॉक मार्केट है वहां पे लिस्टेड है, तो अगर मैं वहां का परचेस कर रहा हूं तो वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, मतलब आई विल हैव टू पे इन डॉलर्स इन ऑर्डर टू बाय दोस शेयर्स, राइट? सो एनी सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, शेयर, डिबेंचर और अदर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड सिक्योरिटीज, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फॉरेन सिक्योरिटी कहेंगे। बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट? इट इंक्लूड्स सिक्योरिटीज व्हिच आर डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी बट रिडम्पशन और रिटर्न इज रिडीमेबल, इज पेएबल इन इंडियन करेंसी। लेट्स से मैंने कोई अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स परचेस किए which are denominated in foreign currency. I have to pay $100 in order to buy that share which are unlisted in the US market. Now उनका जो रिडेम्पशन होगा, लेट्स से उनका कोई रिडेम्पशन होने वाला है, उसका जो रिडेम्पशन होगा दैट विल बी इन आईएनआर, मतलब वो जब मेरे को वापस रिटर्न करेंगे पैसा, व्हेन आई विल सेल दोस शेयर्स और डिबेंचर्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, तो मेरे को पैसा आईएनआर में आएगा। देन इन दैट केस आल्सो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फॉरेन सिक्योरिटी। आई होप दिस इज क्लियर। एंड सो फॉरेन सिक्योरिटी मींस कोई भी शेयर सिक्योरिटी हो सकता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, डिबेंचर्स, डेट कुछ भी हो सकता है विच इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी एंड विच आल्सो इंक्लूड्स एनी सिक्योरिटी विच इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। बट द रिडम्पशन, उसका जो रिडम्पशन होगा या फिर उस पर जो रिटर्न होने वाला है, लेट्स से मैंने कोई बॉन्ड्स परचेज किए, अनलिस्टेड बॉन्ड्स परचेज किए, उस पर कोई रिटर्न आ रहा है, रिटर्न इन द सेंस ऑफ इंटरेस्ट, अगर मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ देन इन दैट केस आल्सो that instrument will be considered as a foreign security. This is clear, right? Now person means what? Person means individual, HUF, company, AOP, POI, मतलब कुछ किसी को भी नहीं छोड़ा, सब कुछ कवर्ड है पर्सन की डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, इसमें आपको मेरे हिसाब से एक या दो एमसीक्यूज तो इस पे पक्का आने ही चाहिए। हु इज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया? देखो अपन ने यहाँ पे जब अपन पढ़ रहे थे, ठीक है, वी हैव हियर वी रेड अबाउट, सॉरी, हियर वी रेड अबाउट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। हियर वी रेड अबाउट, इसके ऊपर भी हम लोग ने कहीं पढ़ा था ना, हाँ, यहाँ पे सी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इसके बारे में हमने पढ़ा था, हु इज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। सो नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या होगा? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या होगा? तो इसको हम लोग शॉर्टली बोलेंगे PRII एंड PROI, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, करेक्ट? ओके। Now, who is a person resident in India? मतलब any person, a person who is residing in India for more than 182 days. You have to be very careful with this wordings. More than 182 days. It is not more than equal to 182 days. It is only more than 182 days. मतलब if in the previous year you stay for 182 days, then also you will not be considered as a person resident in India. You have to stay in India for minimum of 183 days or more in the previous year. Correct? So that means indirectly you have to stay for more than 183 days or more in the 183 days or more in the last previous year. Correct? So a person who is residing in India for more than 182 days during the course of preceding financial year, मतलब कोई भी बंदा, if I am staying in India for more than 182 days in the last financial year मतलब ईयर फाइनेंशियल ईयर 25-26, 1 अप्रैल 25 से लेके मार्च 2026, 31 मार्च 26 तक, अगर मैंने उस ईयर के अंदर मोर देन 182 डेज आई हैव स्टेड इन इंडिया, देन आई विल बी कंसिडर्ड एज अ
person resident in India. देखो, very very important point I'm gonna tell you now. So please be careful and please be very attentive right now. देखो, आपका इनकम टैक्स एक्ट, आप इंटर वाले स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपने इनकम टैक्स पढ़ के आए हो, ठीक है। वहां पे क्या होता था कि रेजिडेंशियल स्टेटस पूरे साल का निकालते थे कि आपका, आप रेजिडेंट हो कि नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है। पूरे फेमा के अंदर आप देखोगे तो हमारे इवन इन द इनकम टैक्स एक्ट ऑल्सो, आपका जो टैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइन होता है इनकम टैक्स एक्ट में या फिर फेमा में जो आपको प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, दैट विल बी एप्लीकेबल डिपेंडिंग अपॉन योर रेजिडेंशियल स्टेटस, करेक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या होता है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पूरे साल के लिए डिटरमाइन होता है, लेकिन फेमा के अंदर ऐसा नहीं है। फेमा के अंदर आप for a some portion of the year you can be a resident, and for some of the portion of the year you can be a non-resident. This is a very very important point which you have to be very careful about it, and why we will learn in the subsequent page. See, मैंने बोला कि कोई भी बंदा if he is staying for more than 182 days in the previous year, then he will be considered as a person resident in India. लेकिन it does not include what? It does not include what? It does not include three persons. मतलब a person who has gone outside India for employment. Let's say I've stayed for more than 182 days in the previous year. मैं पिछले साल में 182 days से ज्यादा रहा, लेकिन करंट ईयर में करंट ईयर में इन द करंट ईयर लेट्स से ऑन 1st of July 2026 आई विल गो अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मेरे को जॉब मिल गया अब्रॉड में, तो मैं यूएस चला जाऊंगा। तो क्या होगा इन दैट सिनारियो, आई विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर FY 26-27 फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए। आई विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। I will be considered as a person resident in India only up to 30th of June 2026. Only up to 30th of June 2026. आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? तो मतलब अगर कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, एनी पर्सन हु इज गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर कैरिंग बिजनेस और वोकेशन, और any person going for any other purpose which shows his intention to stay outside India for a uncertain period, मतलब पता नहीं कि वो बंदा वापस कब आएगा, in that case even if you have stayed for more than 182 days in the previous year, you will still be a person resident outside India. कैसा लगा? नहीं समझ में आया? I'll just repeat it one more time, ठीक है। A person, any person who has stayed for in India for more than 182 days. एक बंदा अगर पिछले साल में in the previous financial year, if he stays for more than 182 days in the previous financial year, then he will be considered as a person resident in India. However, three exceptions: going for employment, going for business or vocation, or going for any other purpose which shows your intention to stay outside India for an uncertain period. In that case, this 182 days का criteria will not be applicable to you. In that case, you will be considered as a person resident outside India. ठीक है? Last साल में I was here. I'm giving you the same example again. Last year में I was here in India for more than 182 days, but on 1st of July I'm going to USA. Then in that case, 1st of July of 2026 I'm going to USA. In that case, up to 30th of June I will be a person resident in India, and from 1st of July onwards, 1st of July 2026 onwards, if I'm going for any of these three purposes, अगर मैं इन तीनों में से किसी भी पर्पस के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, in that case I will be considered as a person resident outside India. I hope this is very very clear to all of you now. This is the first condition, ठीक है, this was the first point of it. Now the second point says that any person who has come to stay in India, मतलब even if you have not stayed for more than 182 days in the previous year, आप last year में you are not staying in India for more than 182 days, but you are coming for these three purposes in India. अगर आप इन तीन पर्पस के लिए इंडिया में आ रहे हो, then you will be considered as a person resident in India. What are these three conditions? Three pointers is employment के लिए, business vocation के लिए, और any other purpose which shows your intention to stay outside India for an uncertain period. ठीक है, सेम ऊपर वाली कंडीशन नीचे इन्होंने कॉपी पेस्ट करके रखी है कि अगर कोई बंदा इंडिया में आ रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर कोई एनी अदर पर्पस के लिए, which shows that he has to stay in India for an uncertain period. In that case, that person will be considered as a person resident in India, irrespective of number of years he has stayed in India in the last financial year. मतलब वो last financial year 25-26 में let's say he stayed for more than let's say he stayed for only 150 days. So he should ideally be a person resident outside India, but nahi. But if he is coming for any of these three purposes, then in such a case, that person will be considered as a person resident in India. I hope this is very very clear to you, and this is very very crucial from an exam perspective because इस पे questions आते हैं, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से करके जाना, समझ के जाना। तो मैंने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि इन इनकम टैक्स एक्ट आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो डिटरमाइन होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए
लेकिन फेमा के अंदर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है ना, वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मोर देन वन रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं आपके। आप पी आर आई आई भी हो सकते हैं, आप पी आर ओ आई भी हो सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल दिया था ना इस केस वाला, यूएस वाला बंदा इंडिया में आ रहा है, ठीक है, वो लेट्स से 1 जुलाई को इंडिया में आया एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेम एग्जांपल, ठीक है, 1 जुलाई को आया, तो अप टू 1 जुलाई ही विल बी अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, लेकिन 1 जुलाई ऑनवर्ड्स ही विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया if he is coming for any of these three purposes. I hope you got it right. Yes. So what does it say? Hence, if a person comes to stay in India for above purposes, he will be considered as a person resident in India, irrespective of number of days of stay in the preceding financial year. Correct? Got it. Yes, sir. Now, this we have understood from perspective of an individual. Now, what about the other person? Other person बोले तो any other person body corporate registered or incorporated in India. मतलब a person resident in India, मतलब कोई भी body corporate है, ठीक है, कोई भी any other person AOP BOI, ठीक है, LLP कुछ भी हो गया, which is incorporated in India that or registered in India, that will be considered as a person resident in India. अगर मैंने पहले भी बताया जब स्टार्टिंग में, अगर एक आई एम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो मेरा अगर आउटसाइड इंडिया भी कोई ब्रांच सब्सिडरी है, ठीक है, विच इज ओन्ड और कंट्रोल बाय माई सेल्फ, अगर मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं, मैं उसको ओन कर रहा हूं, तो दैट सब्सिडरी, दैट ब्रांच इन यूएसए और एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। एंड सिमिलरली इफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ही हैज एनी पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट या फिर एलएलपी या फिर पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई भी AOP BOI कुछ भी इंडिया में है, which is incorporated and registered in India, in that case that entity will be considered as a person resident in India. That person will not be considered as a person resident in India. That person will be a PROI only, but जो entity यहाँ पे है, that will be considered as a person resident in India. Hope this is clear. So we have covered the definition of person resident in India. Now, who is the person resident outside India? Same. जो पर्सन रेजिडेंट इंडिया की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ही विल बी अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। Now, very important thing that you have to keep in mind is there can be more than one residential status of a person during the year. He can be a PRI or PROI during the same year. As per RBI circular, student going outside India for higher studies will be considered as a non-residents. ठीक है, अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट यहाँ से हायर स्टडीज के लिए लेट्स से हार्वर्ड हार्वर्ड कहीं जा रहा है पढ़ने के लिए, तो देन इन दैट केस इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, नॉन रेजिडेंट को कहा जाएगा। करेक्ट? यस। नाउ सेक्शन 3 ऑफ योर फेमैक क्या बोलता है? इट 3 डील्स अबाउट डीलिंग्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, की फॉरेन एक्सचेंज में डील कौन कौन कर सकता है। नो पर्सन शेल विदाउट और जनरल और स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम द आरबीआई, मतलब बिना आरबीआई की परमिशन के आप पत्ता भी नहीं हिला सकते, मतलब आप एक डॉलर को इधर से उधर नहीं कर सकते, इन 4 कैटेगरीज के लोगों को छोड़ करके, ठीक है। अगर आप एक ऑथराइज पर्सन है, देन ओनली यू कैन डील इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो क्या बोलता है कि नो पर्सन शेल विदाउट और द जनरल और स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम द आरबीआई डील इन एनी ट्रांसफर और एनी फॉरेन सिक्योरिटी नॉट बीइंग एन ऑथराइज पर्सन। देखो हमने फॉरेन सिक्योरिटी का डेफिनेशन ऊपर पढ़ा था, फॉरेक्स मतलब जो अपना जो फॉरेक्स हो गया नॉर्मल वाला, ठीक है, फॉरेक्स फॉरेन सिक्योरिटी, अगर आप ऑथराइज पर्सन नहीं हो, ऑथराइज पर्सन का भी डेफिनेशन अपन ने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, ये वाला डेफिनेशन इफ यू कैन रिकॉल, ठीक है, ऑथराइज पर्सन का डेफिनेशन अपन ने पढ़ लिया था। तो अगर आप ऑथराइज पर्सन नहीं हो, तो आप कोई भी फॉरेक्स फॉरेन करेंसी के अंदर डील नहीं कर सकते। यू कांट मेक एनी पेमेंट टू और फॉर क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन बीइंग पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब लेट्स से मेरा ब्रदर यूएस के अंदर है, ही इज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, उसने इनमें से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, जो मेरे यहाँ पे पीआरआईआई की डेफिनेशन देखी रखी है ना, इसमें से किसी भी कंडीशन को उसने क्या किया है कि सेटिस्फाई नहीं किया है। इन दैट केस व्हाट दैट पर्सन, तो वो पर्सन पीआरओआई हो गया, तो मैं उसके बिहाफ पे कोई भी यहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकता। लेट्स से मेरे ब्रदर का जो यूएस में रहता है, उसका एक एलआईसी पॉलिसी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, उस एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है, तो उसने मेरे को कॉल करके बोला कि ब्रो यू पे माय एलआईसी का प्रीमियम एंड आई विल रेमिट व्हेनेवर आई कम टू, आई गिव इट टू यू इंडिया, आई गिव इट टू यू इन इंडिया व्हेनेवर आई कम टू इंडिया। तो मैं बोला बॉस आई कांट डू इट बिकॉज एज अ पर्सन आई एम नॉट ऑथराइज पर्सन, I cannot make any credit or any payment on or behalf of a person who is resident outside India. मतलब मेरा भाई, even if he is my brother, he is staying outside India, but I can't make any payment on his behalf, चाहे वो किसी भी तरीके का पेमेंट हो, आई कांट मेक एनी पेमेंट। सो दिस इज व्हाट इज गिवन इन योर फेमा रेगुलेशंस। तो आप भी अगर कर रहे हो तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, स्क्रूटिनी में आ गए तो पकड़े जाओगे। यू कांट रिसीव एनी पेमेंट बाय ऑर्डर और बिहाफ ऑफ पीआरओआई एक्सेप्ट ऑथराइज पर्सन, सेम थिंग जो मैंने बोला, आप कोई पेमेंट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और एंटर इनटू एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी आप एंटर नहीं कर सकते हो। करेक्ट? राइट। नाउ moving forward, now a person
resident outside India has an insurance policy in India. He requests his Indian brother. Same example आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. Now what is the current account transaction? देखो अपन ने अब यहाँ पे ऊपर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ा था. कहाँ पढ़ा था? ये रहा. अपन ने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे में पढ़ा था. Now we will learn about what is the current account transaction. करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आपका सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया. ठीक है. नाउ एनी ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन. दैट्स व्हाट वी लर्नड अर्लियर. नाउ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस में तीन शेड्यूल्स दिए हुए हैं. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स. ऑल दीज थ्री शेड्यूल्स, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड द शेड्यूल 3, ऑल दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन बोले तो क्या हो गया? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अपन ने बोला था कि एनी ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन. इसमें 3 शेड्यूल्स दिए हुए हैं. फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन. मतलब ये ट्रांजेक्शन आप कर ही नहीं सकते. एट एनी कॉस्ट यू कांट डू दिस ट्रांजेक्शन. सेकंड शेड्यूल में ऐसे ट्रांजेक्शन बताए हैं कि आप ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा. किसका लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना पड़ेगा. और थर्ड शेड्यूल जो है मेरा, ठीक है, उसमें बोलता है कि अगर आपको ये ट्रांजेक्शन करने हैं तो आपको सबसे पहले आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा. उसके बाद में ही आप ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो. Current account transaction, any transaction other than capital account transaction is a current account transaction. It has 3 schedules. Schedule 1 talks about prohibited transaction. मतलब these transactions you can't undertake with any approval. मतलब आप किसी से भी अप्रूवल ले लो, किसी से भी आप चाहे आरबीआई के पास चले जाओ, चाहे सेंट्रल, चाहे माइब, आप किसी के पास भी चले जाओ, आप ये ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते. सेकंड शेड्यूल बोलता है कि ट्रांजेक्शंस व्हिच यू कैन अंडरटेक ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. थर्ड शेड्यूल बोलता है कि ट्रांजेक्शंस दैट यू कैन डू ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई के प्रायर अप्रूवल के साथ ही आप ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो. ठीक है. शेड्यूल 1 क्या बोलता है कि प्रोहिबिटेड कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या क्या है? यू कैन नॉट मेक एनी रेमिटेंस आउट ऑफ द फॉलोइंग. मतलब जो फॉलोइंग देखे रहेगा इनमें से आप किसी भी तरीके का रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया नहीं कर सकते. अगर लेट्स से आपको लॉटरी विनिंग्स हुआ, आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा था, उसमें लॉटरी विनिंग्स हुआ, तो उस विनिंग्स को यू कैन नॉट ट्रांसफर आउटसाइड इंडिया. यू कैन नॉट. इट्स कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. ठीक है. इनकम फ्रॉम रेसिंग राइडिंग, ठीक है, रेसिंग राइडिंग का कोई इनकम हुआ वो आप नहीं कर सकते. परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैंड मैगजीन्स, फुटबॉल पूल, स्वीप स्टेक्स, या आप लॉटरी टिकट्स खरीदना है उसके लिए आपको रेमिटेंस करना है, आप नहीं कर सकते. ठीक है. यूएस के अंदर कोई अच्छा लॉटरी वाला स्कीम आया हुआ है, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे को कर लेना चाहिए, तो नहीं करने में मिलेगा आपको. कोई ऐसी मैगजीन्स है जो कि बैंड है इंडिया के अंदर, उसको आप परचेज करने के लिए आप रेमिटेंस नहीं कर सकते. फुटबॉल, स्वीप स्टेक्स, तो ये बस वर्ड्स दिमाग में रखना कि ये चीजों के लिए आप कोई भी रेमिटेंस नहीं कर सकते. दिस इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड अंडर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन. Now, payment of commission in forex or export made towards equity investment in JV, SOW, SOWS मतलब wholly owned subsidiary, JV मतलब joint venture, और WOS मतलब wholly owned subsidiary of Indian companies abroad. फॉरेक्स का पेमेंट करना है, ठीक है, फॉरेक्स में पेमेंट कर रहे हो कमीशन का, दैट इज आल्सो नॉट अलाउड टू माय जॉइंट वेंचर या फिर होली ओन्ड सब्सिडियरी विच इज आउटसाइड इंडिया. आप कमीशन का पेमेंट नहीं कर सकते टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट. ठीक है. रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल. देखो डिविडेंड बैलेंसिंग पहले लगता था, अभी वो कॉन्सेप्ट चला गया है. इट्स अ रिडंडेंट प्रोविजन, बट स्टिल आप एक रीडिंग कर सकते हो कि अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड रहेगा. नाउ, payment of commission on export under rupee state credit route except commission up to 10% of the export value of tea and tobacco. Invoice value of the export of tea and tobacco. तो आप ये भी नहीं कर सकते, कमीशन का पेमेंट नहीं कर सकते अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट. देखो डिटेल में जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, जस्ट इसको पढ़ के जाना कि 10% का कैप होता है टी एंड टोबैको पे, उसका कमीशन का आप पेमेंट कर सकते हो अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, और उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते. दैट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. नाउ पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज, आप कैन नॉट मेक एनी रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑफ फंड्स हेल्ड इन एनआर स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट, उसके लिए भी आप नहीं कर सकते. विजिट टू नेपाल और भूटान और एनी ट्रांजैक्शन विद पर्सन ऑफ नेपाल और भूटान, मतलब आप नेपाल और भूटान में जाने के लिए आप क्या नहीं कर सकते, आप रुपी, आप फॉरेक्स का यूज नहीं कर सकते. ठीक है. यू कैन नॉट मेक एनी रेमिटेंस आउट ऑफ फंड्स. ठीक है, फ्रॉम द फंड्स. नाउ सेकंड शेड्यूल टॉक्स अबाउट ट्रांजैक्शंस व्हिच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. देखो मैं बोल रहा हूँ तीनों शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके फर्स्ट शेड्यूल में से भी क्वेश्चंस बनते हैं, सेकंड में से भी बनते हैं, थर्ड में से भी बनते हैं. देखो अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना है नीचे वालों में से, इस टेबल में से अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा. ठीक है. कल्चरल टूर, लेट्स से शाहरुख खान को कोई डांस परफॉर्मेंस के लिए यूएस में बुला रहे हैं. देखो यूएस ही आता है क्योंकि वो वेरी कन्वीनियंट कंट्री टू ऑन द टंग, कि बोलने में भी आसानी रहता है. तो कल्चरल टूर के लिए अगर कोई शाहरुख खान को यूएसए जा रहा है, या फिर लेट्स से अरिजीत सिंह जा रहा है कोई भी सिंगिंग के लिए बाहर, तो कल्चरल टूर के लिए जा रहा है तो उसको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से उसको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा. Advertisement in foreign print media for the purpose other than promotion of tourism, foreign investment and international bidding exceeding $10,000 by state government and the public sector undertaking. देखो very very important, by a state government or any of its public sector undertaking. मतलब अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है
या फिर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ओनली स्टेट गवर्नमेंट की बात की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं की है। आपको क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा? नहीं। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है और इसकी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है विच इज गिविंग एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, वहां की कोई मैगजीन्स में, वहां पे कोई टीवी चैनल्स पे अगर कोई एडवर्टीजमेंट दे रहा है, एक्सेप्ट फॉर व्हाट, एक्सेप्ट फॉर टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल बिडिंग, ठीक है, इन तीन चीजों को छोड़ के अगर कोई भी एडवर्टीजमेंट दे रहा है एक्सीडिंग $10,000, देखो इसको आपको 4 लेग्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले एप्लीकेबल किसको है? सबसे पहले ये एप्लीकेबल होगा आपको, वेट 1 सेकेंड ना, सबसे पहले ये एप्लीकेबल किसको होगा? स्टेट गवर्नमेंट को होगा और इट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। Only state government, public sector undertaking. Second thing is what? You are giving an advertisement. Advertisement where? Advertisement in foreign print media. कोई टेलीविजन पे दे रहे हो, वहां पे कोई मीडिया के, ठीक है, दे रहे हो, एंड विच इज एक्सीडिंग $10,000, which is exceeding $10,000, then in such a case it will be considered it, you have to obtain an approval from whom? You have to obtain approval from central government, ठीक है। लेकिन देखो 3 लेग्स अपन ने पढ़े, फर्स्ट लेग क्या था? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड, एडवर्टीजमेंट दे रहे हो इन फॉरेन प्रिंट मीडिया, ठीक है, एक्सीडिंग $10,000, तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही है देन इन सच केस यू हैव टू ऑब्टेन सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। लेकिन फोर्थ लेग क्या बोलता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट, मैं राजस्थान से, राजस्थान वाला स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई टूरिज्म के लिए या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, टूरिज्म के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर इंटरनेशनल बिडिंग के लिए कोई बिडिंग चल रहा है उसके लिए अगर कोई एडवर्टीजमेंट दे रहा है, इन दैट केस नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। 4 लेख समझ में आ गए इसके, ठीक। नाउ रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो अगर अच्छा ऊपर वाले में, इस वाले में आपको किसका अप्रूवल लेना है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का अप्रूवल लेना है, ठीक है। ये वाले आपको थोड़ा एक बार पढ़ के जाना, ठीक है, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर फ्रॉम इन योर एग्जामिनेशन। नाउ रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय पीएसयू, पीएसयू कोई वेसल चार्टर्ड कर रहा है तो उसका अगर फ्रेट का वेसल, फ्रेट का रेमिटेंस करना है तो उसके लिए आपको सरफेस ट्रांसपोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट बाय ए गवर्नमेंट, देखो ये आप पढ़ लेना खुद से, ये वाला खुद से पढ़ लेना, ये वाला खुद से पढ़ लेना। रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, ये वाला खुद से पढ़ लेना। टेंशन चार्जेस खुद से पढ़ लेना, हाँ ये वाला जो है ये वाला भी खुद से पढ़ लेना, दिस वन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, देखो एक ये वाला इंपॉर्टेंट था इसमें, एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला इंपॉर्टेंट था, एक ये वाला भी कभी कभार पूछते हैं एग्जाम में, ये वाला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Now, remittance of prize money, sponsorship of sports activity abroad by a person other than international, national, state level sports bodies if the amount involved exceeds $1 lakh। अगेन इसमें भी 3-4 लेग्स है। सबसे पहले समझते हैं ये किसको एप्लीकेबल नहीं है, तो किसको एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है? अदर देन व्हाट? अदर देन नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडीज, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स नेशनल इंटरनेशनल बॉडी है या फिर कोई स्टेट लेवल बॉडी है, जैसे राजस्थान, राजस्थान का क्रिकेट एकेडमी है, ठीक है, लेट्स से इंडिया का अपना बीसीसीआई है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे आईसीसी है, ठीक है। तो अगर ये लोग कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, आप लोग विदाउट एनी अप्रूवल यू कैन मेक द ट्रांजैक्शन, मतलब आप रेमिटेंस कर सकते हो। लेकिन अगर अदर देन दीज जैसे कि लेट्स से डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोई क्रिकेट एकेडमी है, अगर उसको कोई रेमिटेंस करना है, प्राइज मनी का रेमिटेंस करना है विच इज एक्सीडिंग $1 lakh, देखो सबसे पहले किसको एप्लीकेबल नहीं है? नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल बॉडीज को एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड, इट इज एप्लीकेबल टू द अदर देन द फर्स्ट वन, अदर देन फर्स्ट वन, इसको छोड़, इनको नेशनल, स्टेट और इंटरनेशनल को छोड़ के उनको एप्लीकेबल रहेगा। एप्लीकेबल तभी रहेगा जब आपको $1 लाख से ज्यादा का रेमिटेंस करना है, $1 लाख से ज्यादा का रेमिटेंस करना तो ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। रेमिटेंस क्या करो? प्राइज मनी या फिर स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया, तो इन दैट केस इट विल बी एप्लीकेबल, यू हैव टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ पी एंड आई क्लब, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये वाला पढ़ के चले जाना, हो जाएगा। नाउ शेड्यूल 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। मैं बोलता हूँ अगर कुछ इंपॉर्टेंट है या तो फर्स्ट शेड्यूल में से आएगा या फिर थर्ड शेड्यूल में से आएगा, सेकंड शेड्यूल में से ये 3 में से क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने ग्रीन में टिक किए थे। उसके अलावा एक बार पढ़ के चले जाना, यू शुड हैव आई एंड देन गो टू द एग्जामिनेशन। बॉस, ट्रांजेक्शन विच रिक्वायर आरबीआई का प्रायर अप्रूवल, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिसको करने से पहले आपको आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा? अगर आप कोई भी अगर आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एक लाए थे, उसमें 2,50,000 रुपीज का लिमिट दिया हुआ है। अगर आप मेकिंग कोई एनी, इफ यू आर मेकिंग एनी पेमेंट विच इज एक्सीडिंग 2,50,000 रुपीज, एनी ऑफ दीज पेमेंट्स, ओके, एनी ऑफ दीज पेमेंट्स जो आज तक दिया हुआ है ए से आई में, if you are making any payment which is exceeding 2,50,000 rupees, then in such a case you need to obtain approval of RBI, RBI का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा।
transactions which requires RBI का prior approval. Individuals can avail foreign exchange facility of up to 2,50,000 for following transactions. मतलब without RBI approval, इन बिना अप्रूवल के आप ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर ट्रांजेक्शन करना है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा. क्या? प्रायर विजिट टू एनी कंट्री, अगर कोई कंट्री में जा रहे हो और वहां पे आप 2,50,000 रुपीज $2,50,000 तक का रेमिटेंस कर रहे हो, तो उसमें आरबीआई के अप्रूवल का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, एक्सेप्ट नेपाल और भूटान, क्योंकि नेपाल और भूटान में पड़ोसी देश है, तो आप वहां पे कितना भी रेमिटेंस कर सकते हो. गिफ्ट और डोनेशन, गिफ्ट और डोनेशन का अगर रेमिटेंस करना है तो 2,50,000 की लिमिट. अच्छा, एक चीज बता दूं, ये जो है ये इन सारे ट्रांजेक्शन का कंबाइंड है, मतलब नॉट स्पेसिफिक कि आप गिफ्ट डोनेशन 2,50,000 का लिमिट मिलेगा, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए 2,50,000, नो बॉस. सारे कंबाइंड करके 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर है. ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 2,50,000 रुपीज तक का रेमिटेंस कर सकते हो विदाउट आरबीआई का अप्रूवल. अगर उससे ज्यादा करना है तो आरबीआई का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा. ठीक है, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, एमिग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड. ठीक है, ट्रैवल ऑफ बिजनेस अटेंडी, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, कोई ट्रेनिंग करने के लिए, एक्सपेंस फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, चेकअप के लिए अगर जा रहे हो, एज अटेंडेंट टू अ पेशेंट गोइंग अब्रॉड. ठीक है, और इवन फॉर अ पर्सन हु इज अकम्पनिंग टू द पेशेंट, अगर उसको उसके साथ जा रहा है तो उसका भी इंक्लूसिव हो सकता है, ये होगा ये. एक्सपेंस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, कोई अगर आप कोई एक्सपेंस पे कर रहे हो, रेमिटेंस कर रहे हो, अब अब्रॉड जाने के लिए पैसा दे रहे हो, या फिर एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, कोई भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड एनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन अबव विच आर लिस्टेड हियर. ठीक है, एनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन, एनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन फॉर दैट मैटर. ठीक है, पॉइंट एच तक, पॉइंट एच तक, एंड एनी अदर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, अगर आप कोई भी इनका रेमिटेंस कर रहे हो, इफ यू आर मेकिंग एनी रेमिटेंस फॉर दीज ट्रांजेक्शन, देन इन सच केस मैक्सिमम 2,50,000 रुपीज ऑल टुगेदर, सारे ट्रांजेक्शन का मिला के 2,50,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए. अगर इट इज एक्सीडिंग 2,50,000, देन इन सच केस you need to obtain prior approval of RBI. I hope this is very, very clear. Now, very important from your exam perspective again, for the purpose of mentioned in D, G, and H, what is D? D is immigration. Let me change the color of this. 1 second. D is immigration. Hey, 1 second. It's not changed. Oh, 1 minute. It is turning into. I'll just mark it. See, you are going for immigration. 1 minute. Sorry. Immigration के लिए. ठीक है. Point G is what? Expense in connection with medical treatment. या फिर point H is studies abroad. अगर आप इन तीन चीजों के लिए बाहर जा रहे हो और आप बाहर की अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट ला के देते हो, लेट्स से एक स्टूडेंट बंदा गया बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए, स्टडीज के लिए बाहर चला गया, और वहाँ का यूनिवर्सिटी बोलता है कि नहीं बॉस, आपको $4 लाख का मिनिमम रेमिटेंस, आपको मिनिमम फी पे करना पड़ेगा, या फिर आपका मिनिमम बिल है वो आपको $4 लाख पे करना ही पड़ेगा. इन दैट केस इफ यू ऑब्टेन दैट सर्टिफिकेट एंड इट शो इट टू द बैंकर, तो वो आप 2,50,000 रुपीज से ज्यादा का भी रेमिटेंस कर सकते हो, उसमें भी आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगेगा. Remittance of more than 2,50,000 is allowed under LRS if it is required by country of immigration, medical institute या फिर university respectively. अगर इनके द्वारा अगर किया गया है, in that case आपको अप्रूवल नहीं चाहिए होगा आरबीआई का, आप 2,50,000 से भी ज्यादा रेमिटेंस कर सकते हो, लेकिन आपको उनसे एक क्या लाना पड़ेगा, एक आपको इमिग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर उनसे आपको कुछ तो एक डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा विच शोज दैट अच्छा एक्चुअल में देयर इज अ नीड फॉर दैट मच ऑफ मनी आउटसाइड इंडिया. नाउ वन मोर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, मैं बोलता हूँ ना, ये वाले एलआरएस, ये जो शेड्यूल, ये करंट अकाउंट वाला ट्रांजैक्शन वाला जो सेक्शन है ना, सेक्शन 5, इसमें जो शेड्यूल्स देखे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस. मैं बोलता हूँ हर एग्जाम में 2-4 नंबर के क्वेश्चन तो पक्के आते हैं इसमें से, बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड भी है. ठीक है, जस्ट अ मिनट. हाउ इज इट गोइंग? ओके, 1 सेकेंड. आई थिंक इट्स अप नाउ. Again, one of the important point here is to understand is that a person who is a resident but not permanently resident in India. देखो, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हमने पढ़ा था, हमने पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया भी पढ़ लिया, लेकिन एक और कैटेगरी होती है पर्सन रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया. तो ऐसा कौन सा बंदा होता? तो मतलब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट बट नॉट परमानेंट रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया come to India for the purpose of employment deputation of fixed duration or for a specific job or assignment the duration of which does not exceed 3 years. मतलब कोई बंदा who is a person resident outside India, इसको ना PROI कर लेना प्लीज, ठीक है. I means a person, a PROI come to India for the purpose of employment or deputation of fixed period or for a specific job or assignment the duration of which does not exceed 3 years. मतलब इसका ड्यूरेशन 3 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं होता, तो उस बंदे को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया.
Now, a person who is resident but not permanently resident in India is a citizen of a foreign state other than Pakistan. मतलब कोई भी कंट्री का वो बंदा हो सकता है other than Pakistan. And he is a citizen of India who is on deputation to the office or branch of foreign company subsidiary या फिर joint venture in India of such foreign company joint venture का. ठीक है. In that scenario, that person who is coming to India for the purposes of employment, whose duration does not exceed 3 years, has the right to remit the net salary of his. कोई बंदा यूएस वाला यहाँ पे आया, हु इज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, हु इज अ इंडियन सिटीजन, हु हैज कम टू इंडिया फॉर, देखो बहुत सारी चीजें हैं, पीआरओआई है, इंडियन सिटीजन है लेकिन पीआरओआई है, दैट ही हैज कम टू इंडिया, ठीक है, he has come to India for employment and or any other deputation which for which the duration does not exceed 3 years, then he can remit net salary of his, मतलब इंडिया से उसको जो भी सैलरी मिल रहा है उसका वो नेट सैलरी वो रेमिट कर सकता है आउटसाइड इंडिया. नेट सैलरी मतलब नेट सैलरी एक्सक्लूडिंग योर टैक्स एंड प्रोविडेंट फंड, मतलब जो टैक्स का डिडक्शन होगा, आपको जो टैक्स पे करना रहेगा इंडिया में, आपको जो भी प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल होगा, प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट आपका डिडक्ट होगा, वो सब हटा के आप अपना नेट सैलरी आप क्या कर सकते हो, रेमिट कर सकते हो. तो ऊपर अपन ने पढ़ा था कि मैक्सिमम 2,50,000 रुपीज तक का लिमिट है, लेकिन नेट सैलरी रेमिट की जा सकती है बाय ए पर्सन हु इज ए रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया. ठीक है. नाउ देखो ये वाले चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पक्का क्वेश्चन बन के आएगा. देखो आप डोनेशन दे सकते हो बाहर, डोनेशन कितना दे सकते हो, एक्सीडिंग 1% ऑफ द फॉरेक्स अर्निंग्स ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 years, थ्री फाइनेंशियल ईयर्स, और $50 लाख विच एवर इज लेस, मतलब आप $50 लाख का डोनेशन दे सकते हो, या फिर 1% ऑफ योर फॉरेक्स अर्निंग्स इन द लास्ट 3 years. लेट्स से लास्ट 3 years में मेरा अर्निंग्स था 5 लाख करोड़ का, तो उसका 1% कितना होगा, और $50 लाख विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी लोअर रहेगा उतना आप क्या कर सकते हो, डोनेशन दे सकते हो. ठीक है, अंडर योर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, मतलब विद द आरबीआई अप्रूवल. इसके अगर एक्सीडिंग, अगर इससे ज्यादा आपको पेमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा. अगर आपको कमीशन देना है पर ट्रांजेक्शन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया, ठीक है, एजेंट्स अब्रॉड मतलब अब्रॉड वाले एजेंट को पेमेंट करना है फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया, USD 25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज हायर. ठीक है, जो पैसा आ रहा है उसका 5% या फिर $25,000 से ज्यादा का अगर आप कमीशन दे रहे हो तो उस केस में आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा. ठीक है, रेमिटेंस एक्सीडिंग 1 million $10 million per project for any consultancy with respect to infrastructure project और USD 1 million for other consultancy project. अगर आपको इनसे ज्यादा रेमिटेंस करना है तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा. रेमिटेंस बाय एनी एंटिटी इन इंडिया बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का अगर आपको रेमिटेंस करना है तो आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो, हायर ऑफ एक्सीडिंग 5% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट और $1 लाख विच एवर इज हायर, उतना आप कर सकते हो. उससे ज्यादा करना है तो फिर आरबीआई का अप्रूवल लगेगा. देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, हम लोग नीचे पढ़ेंगे. दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर कंसिडरेशन. इफ रेमिटेंस फॉर शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 ट्रांजैक्शन इज मेड आउट ऑफ आरएफसी अकाउंट, आरएफसी मतलब रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, देन नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. ठीक है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 कि अगर आप रेमिटेंसेस कर रहे हो तो उस केस में आपको, अगर आप आरएफसी अकाउंट से कर रहे हो तो आपको क्या होगा, आपको ये एप्लीकेबल, अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड. इफ रेमिटेंस इज फॉर सेकंड शेड्यूल ट्रांजैक्शन, सेकंड शेड्यूल ट्रांजैक्शन इज मेड फ्रॉम ईईएफसी अकाउंट. देखो आरएफसी अकाउंट से अगर आप कोई भी रेमिटेंस कर रहे हो तो उसमें आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल नहीं चाहिए होगा. लेकिन अगर आप रेमिटेंस कर रहे हो शेड्यूल 2 वाले, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल वाले ट्रांजैक्शंस का अगर आप रेमिटेंस कर रहे हो फ्रॉम द ईईएफसी अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, देन नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. उस केस में भी आपको अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड होगा एक्सेप्ट दीज टू थिंग्स, मतलब इन दो चीजों के लिए. देखिए उस केस में भी इन दो चीजों के लिए तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, इवन इफ यू आर मेकिंग पेमेंट फ्रॉम द ईईएफसी अकाउंट. कौन कौन सी वो दो चीजें, रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ पी&आई क्लब और कमीशन फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स और रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, अगर इनका पेमेंट कर रहे हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आरबीआई का अप्रूवल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा. इफ ट्रांजैक्शन इज नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द अबव शेड्यूल्स देन इट कैन बी फ्रीली अंडरटेकन, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन ऊपर शेड्यूल में नहीं दिया हुआ तो आप उसको आराम से कर सकते हो. द लिमिट ऑफ USD 2,50,000 इज रिलेवेंट इन केस ऑफ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स, मतलब कोई, मैंने ऊपर बोला था कि खाली इंडिविजुअल्स के लिए 2,50,000 का लिमिट है, एओपी, बीओआई, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप में उनको ये एप्लीकेबल नहीं होता है. नाउ विजिट अब्रॉड, इफ अ पर्सन इज ऑन विजिट अब्रॉड ही कैन इनकर एक्सपेंडिचर स्टेटेड इन शेड्यूल 3 if he incurs it through international credit card to the extent of limit on that card. तो मतलब इंटरनेशनल क्रेडिट शेड्यूल 3 वाले एक्सपेंसेस कर सकता है 2,50,000 से भी ज्यादा, $2,50,000 से भी ज्यादा, if the remittance is from the international credit card से कर रहा है and the limit is within the international credit card के लिमिट के हिसाब से है. In case of amount is exceeding the above limits, then in such case the approval will be required for the entire amount. समझ गए?
एंटायर अमाउंट मतलब लेट्स से ये वाला एग्जांपल आप देख लेना, कमीशन फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी करना है और टू यूएस एजेंट को अगर पेमेंट करना है सेल ऑफ प्रॉपर्टी का, तो उसका टोटल कमीशन बनता है लेट्स से $42,000। देन फॉर द एंटायर 42,000 का अप्रूवल चाहिए होगा। देखो फ्लैट्स के लिए अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फ्लैट्स कुछ बेच रहे हो तो उसमें 25,000 का लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, उससे ज्यादा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। लेकिन वो अप्रूवल एक्सेस वाले अमाउंट पे नहीं लगेगा, अप्रूवल लगेगा फुल अमाउंट पे। इस केस में जैसे $42,000 का रेमिटेंस करना है, ठीक है, उसका कमीशन बनता है, तो इन दैट केस पूरा 42,000 के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, नॉट ओनली फॉर द 25,000। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल। This was all about your current account transaction. Very, very important from your exam perspective. Now, what is a capital account transaction? A resident in India may hold, own, transfer, invest in foreign currency, security, immovable property situated outside India if they were acquired, held, or owned by such person when he was resident outside India or inherited from a person who was a resident outside India. मतलब क्या बोलता है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, कोई रेजिडेंट इन इंडिया में क्या कर सकता है, ही कैन होल्ड, ऑन, ट्रांसफर क्या कर सकता है और इन्वेस्ट कर सकता है फॉरेन करेंसी, सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में if he has acquired those those assets, immovable properties, currency, securities when he was outside India, or he has inherited from a person who is outside India. Got it? Now same as above applies for person resident outside India. मतलब person resident outside India के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है कि person resident outside India can hold, acquire foreign currency, security, immovable property when he was person resident in India, or he inherited such property, immovable property, your foreign currency या फिर security from a person who is a resident in India. So in that case it is permissible under your capital account transaction. ठीक है? ऊपर हमने पढ़ा था कि आप कोई होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप होल्ड कर सकते हो इफ दोज आर अक्वायर्ड बाय यू व्हेन यू वर रेजिडेंट इन इंडिया, और यू अक्वायर्ड इट फ्रॉम इफ यू और यू अक्वायर्ड इट फ्रॉम समवन हु वाज अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब यू इनहेरिटेड, आपके कोई पेरेंट्स यहाँ पर रहते थे इंडिया में, तो उनसे आपको इनहेरिटेंस में मिला, तो इन दैट केस इट इज वैलिड, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में अगेन 3 शेड्यूल्स: permissible capital account transactions for person resident in India, permissible capital account transactions for person resident outside India, और prohibited capital account transactions for person resident outside India। 3 शेड्यूल है, अगेन 3 शेड्यूल्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये वाला फर्स्ट शेड्यूल आप अपने आप से पढ़ लेना, सेकंड शेड्यूल भी आप अपने आप से पढ़ लेना, नथिंग, कुछ नहीं है, प्लेन इंग्लिश में लिखा हुआ है, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा आपको, रटना नहीं है, खाली 2 बार बस गो थ्रू करना है एंड यू गो फॉर द एग्जाम्स एंड यू आर डन। थर्ड शेड्यूल इज इंपॉर्टेंट एंड आई विल गो फॉर इट। देखो कोई भी बंदा पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, कोई भी बंदा पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, तो ही कैन नॉट अंडरटेक द फॉलोइंग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ही कैन नॉट अंडरटेक। कौन कौन से? एक तो चिट फंड का बिजनेस नहीं कर सकते आप एक निधि कंपनी नहीं खोल सकते आप इंडिया में, आप एग्रीकल्चरल प्लांटेशन इंक्लूडिंग फार्म हाउस वाला एक्टिविटीज नहीं कर सकते, आप रियल एस्टेट बिजनेस नहीं कर सकते, आप ट्रांसफर ऑफ ट्रेडिंग ऑफ ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट, टीडीआर जो होते हैं उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये वाले 5 ऐसे ट्रांजेक्शन है जो आप एज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन नॉट अंडरटेक। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में रियल एस्टेट एक्टिविटीज में एक पॉइंट है कि रियल एस्टेट बिजनेस शेल नॉट इंक्लूड व्हाट, रियल एस्टेट बिजनेस में ये इंक्लूड नहीं होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा? डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड्स, ब्रिजेस, डीड्स रजिस्टर्ड विद सेबी। अगर आप ये वाले ट्रांजेक्शन करते हो, मतलब रियल एस्टेट में ये वाली एक्टिविटीज करते हो, देन इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, मतलब ये आप आराम से अंडरटेक कर सकते हो एज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। दिस प्रोहिबिशंस ऑफ दीज 5 एक्टिविटीज, ये जो 5 एक्टिविटीज देखी रखी है, इनका जो 5 एक्टिविटीज का जो प्रोहिबिशन है, that is only for person resident outside India. Person resident in India can undertake any of these activities. लेकिन person resident in India के लिए भी कुछ categories of capital account transactions है जो completely prohibited है। No capital account transactions by person resident in India with a citizen resident entity of North Korea। नॉर्थ कोरिया का कोई बंदा है, उसके साथ आप कोई भी तरीके का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। और कोई एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन था जिस दिन ये प्रोविजंस आए थे, तो उस केस में अगर आप क्या कर सकते हो, आप उसको अमेंड करना चाहते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, लेकिन आप कोई नया ट्रांजैक्शन आप उनके साथ में एंटर नहीं कर सकते हो, साउथ कोरिया वाले बंदे के साथ में। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन फॉर द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अदरवाइज यू आर फ्री टू डू एनी काइंड ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। गॉट इट राइट? पीआरआई में विड्रॉ यूएसडी 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर और प्रिस्क्राइब्ड अंडर कैट। ठीक है, दिस इज फाइन। इंडिविजुअल मैक्सिमम 2,50,000 रुपीज का जो लिमिट है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और शेड्यूल 3 की जो ट्रांजेक्शन है उनका सबका मिला के 2,50,000 रुपीज का ही लिमिट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नाउ देखो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, एंड इसके बाद में एक आएगा अपना ये कौन सा वाला बोलो, एफडीआई ओडीआई वाला। एफडीआई और ओडीआई, देखो एफडीआई ओडीआई और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स बहुत भर भर के कंटेंट देख रखा है आपके इसी मॉड्यूल में।
ईसीबी का तो एटलीस्ट फिर भी थोड़ा रेलेवेंट है कि वो आपको समझने लायक है, लेकिन बाकी जो कंटेंट देखा देखा पूरा का पूरा बकवास है ओडीआई और एफडीआई से रिलेटेड। तो मैंने ओडीआई और एफडीआई के बहुत रिलेवेंट पार्ट इसके अंदर इंक्लूड किया है, जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने का दरकार नहीं है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ भी गया गलती से, तो उस इररिलेवेंट पार्ट से जो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, तो वो आएगा तो कोई एक आध एमसीक्यू आ सकता है 2 नंबर का, तो उसके लिए आपको इतना सब पढ़ने का टेंशन लेने का दरकार नहीं है। Whatever is given in this thing, you just go through with this and then you will be done. एफडीआई ओडीआई में ज्यादा दिमाग लगाने का दरकार नहीं है, तो दिमाग मत लगाना। ईसीबी के अंदर भी बहुत सारे प्रोविजंस यहाँ पे देखे रखे हैं, बट वी विल नॉट गो थ्रू एवरीथिंग। मैं आपको बोल दूंगा जहां जहां पे समझाने का दरकार है मैं आपको समझा दूंगा, और जहां पे इट्स लाइक यू कैन रीड इट थ्रू योर ओन, तो मैं आपको ये फर्स्ट टेबल समझाऊंगा, ठीक है, कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स क्या होता है। इसके बाद की जो नीचे की प्रोविजंस है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा मेरे को, दैट आई विल गो थ्रू इट, एंड वट एवर इज नॉट इंपॉर्टेंट आई विल जस्ट स्किप फॉर योर ओन रीडिंग। तो आप अपने आप से पढ़ लेना उसको, ठीक है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स क्या होता है? बोरिंग्स का मतलब समझ में आता है, आपने फंड्स बोरो किया। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से यू आर बोरिंग समथिंग, दैट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल आपने बोरिंग्स किया। कमर्शियल मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए अगर आपने कोई बोरिंग किया है इंडिया के अंदर आप होते हुए, इफ यू हैव बोरोड एनी मनी फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल नेचर विच इज इन द नेचर ऑफ कमर्शियल नेचर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। फॉरेन से पैसा उठाया, फॉरेन से बोरिंग्स लिया है which is for the purpose of commercial nature, then in that case it will be considered as a external commercial borrowings. नाउ इसी भी फ्रेमवर्क क्या बोलता है, देखो, इस आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स दो तरीके से ले सकते हो। एक फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड होता है, एक इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड होता है। एक आईएनआर डिनोमिनेटेड होता है, एक एफसीवाई डिनोमिनेटेड। एफसीवाई मतलब फॉरेन करेंसी, आईएनआर मतलब आईएनआर मतलब इंडियन रुपीज डिनोमिनेटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। करेंसी ऑफ बोरिंग मतलब आईएफसीवाई आप कोई भी करेंसी में ऑब्टेन कर सकते हो, लेकिन इंडिया वाले जो डिनोमिनेटेड ईसीबी होगा दैट हैज टू बी ओनली इन आईएनआर। वो आईएनआर में ले सकते हो। फॉरेन करेंसी आप यूएसडी में ले सकते हो, येन में ले सकते हो, पाउंड्स में ले सकते हो, ठीक है। दुबई वाली करेंसी में मतलब किसी भी करेंसी में आप ले सकते हो। फॉर्म ऑफ ईसीबी, ईसीबी किस किस तरीके के हो सकते हैं? ईसीबी आप लॉन्स के थ्रू ले सकते हो, आप फ्लोटिंग फिक्स्ड रेट नोट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ले सकते हो, अदर देन फुल्ली एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर फुल्ली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आपने ले लिए या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लिया, दैट मींस इट विल इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू व्हाट? इट विल इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू इक्विटी, एंड देयरफॉर दैट इज explicitly excluded। दिस इज एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस लिस्ट। मतलब आप इस तरीके के आप बोरिंग्स आप नहीं ले सकते। दिस कैन नॉट बी द फॉर्म ऑफ ईसीबी। मतलब आप अगर जो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला फ्यूचर नहीं हो सकता। ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 इयर्स, वो उसको आप ईसीबी मान के चलोगे। एफसीसीबी एंड एफसीईबी फाइनेंस लीज, ठीक है। तो ये आप मोड ऑफ आपके क्या हो सकते हैं? ईसीबी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी दिया है कि क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। देखो एफसीसीबी क्या होता है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, ठीक है। जो आप फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हो सकते हैं वैसे वाले बॉन्ड्स आप खरीद सकते हो। आप खरीद सकते हो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, मतलब जो एक करेंसी से दूसरी करेंसी में एक्सचेंज हो सकते हैं, वो वाले बॉन्ड्स भी आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के तरीके से आप खरीद सकते हो। एलिजिबल बोरोवर्स कौन कौन खरीद सकता है? ऑल एंटिटीज एलिजिबल टू रिसीव एफडीआई। एफडीआई के अंदर कुछ एंटिटीज दिया गया है, एंड कोर्ट ऑफ ट्रस्ट, यूनिट इन एसईजेड, सिडबी, एक्सिम बैंक, ये सब क्या कर सकते हैं? ये ईसीबी रेज कर सकते हैं। सेम फॉर एफसीवाई डिनोमिनेटेड ऑल द एंटिटीज, यहाँ पे जो एंटिटीज मेंशन है वो, उसके अलावा रजिस्टर्ड एंटिटीज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज, ये वाले भी क्या कर सकते हैं? आईएनआर डिनोमिनेटेड ईसीबी बोरो कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि यू मस्ट बी एफएटीएफ एंड आईओएससीओ कंप्लायंट कंट्री। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करके होता है, जिसमें ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज इंक्लूडेड रहती है, एक्सेप्ट 2-3 कंट्रीज को छोड़ के, जैसे कि पाकिस्तान वगैरह हो गया, तो आई थिंक ये भी शायद इंक्लूडेड रहेंगे। बट ऐसी जो मतलब जो दंगे फैलाने वाली कंट्रीज है उनको एक्सप्लिसिटली यहाँ से बाहर निकाल दिया है। ये वाले आप नहीं ले सकते, ठीक है। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड मतलब आपको कब तक वापस बोरोइंग्स को रीपे करना है, ठीक है। इसका बेस होता है मिनिमम 3 साल का होता है मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। फॉर कैटेगरी वाइज एमएएमपी मतलब एवरी डिफरेंट डिफरेंट बोरोइंग्स के लिए अलग अलग कैटेगरी देखे रखी है, तो वो टेबल बी में दिया हुआ नीचे। टेबल बी क्या है? टेबल बी यहाँ पे है। तो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा? फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अप टू $50 million का, अगर आप और उसके इक्विवेलेंट अगर आप क्या कर रहे हो? बोरोइंग्स ले रहे हो, तो आपका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी क्या होना चाहिए? कम से कम 1 साल के लिए आपको बोरिंग लेना चाहिए। अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर है और फंड्स ले रहे हैं, आपका कोई फॉरेन इक्विटी होल्डर है, उससे आप बोरिंग्स ले रहे हैं फॉर वर्किंग कैपिटल या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन। रूपी लोन का रीपेमेंट, जो इंडिया में आपने लोन लिया है रूपी लोन, उसका रीपेमेंट करने के लिए जा रहे हो, तो आपको मिनिमम 5 साल के लिए तो आपको वो लेना पड़ेगा ईसीबी। ईसीबी बाय अदर्स, अदर्स मतलब नॉन फॉरेन इक्विटी होल्डर्स। अगर आप नॉन फॉरेन इक्विटी होल्डर से अगर आप ईसीबी ले रहे हो फॉर
वर्किंग कैपिटल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर अबव वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, तो उस साल में 10, उस केस में 10 साल तक का आपको क्या करना पड़ेगा, एमएमपी होना चाहिए। ईसीबी बाय अदर्स फॉर रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन, या फिर ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर सेम पर्पस, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। ऊपर वर्किंग कैपिटल था और मेरा ये था, ऊपर मेरा वर्किंग कैपिटल था और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस था, यहाँ पे मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके लिए ले रहे हो तो 7 साल का आपको क्या होना चाहिए, एमएमपी आएगा। बाय अदर्स नॉन फॉरेन इक्विटी होल्डर्स फॉर रीपेमेंट ऑफ, ठीक है। देन ईसीबी फॉर रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन और अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले को छोड़ के, और ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर अदर के, तो ये 10 साल। देखो ये आपको एक बार पढ़ के जाना है, आप इसको इतना सब याद नहीं रख पाओगे, बट एक बार एक क्विकली गो थ्रू कर लेना कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए 1 साल का होता है, फॉरेन इक्विटी होल्डर से अगर आप ले रहे हो फॉर वर्किंग कैपिटल या फिर जनरल कॉर्पोरेट के लिए तो 5 साल होता है, अगर आप नॉन फॉरेन इक्विटी होल्डर से ले रहे हो फॉर वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए, और ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर वर्किंग या फिर और ऑन लेंडिंग बाय एनबीएफसी फॉर वर्किंग कैपिटल या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो साल इस केस में 10 साल हो जाएगा। अगर ईसीबी बाय अदर्स, अदर्स बोले तो नॉन फॉरेन इक्विटी होल्डर है फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पसेस, तो 7 साल का लिमिटेड है, और उसी केस में अगर ईसीबी रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन लिया है तो 10 साल का एमएमपी होता है, ठीक है। यस, देखो ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि ऑल इन कॉस्ट क्या आता है, ऑल इन कॉस्ट मतलब सारी की सारी कॉस्ट, सारी की सारी कॉस्ट, इसको आप क्या बोलते हो, ऑल इन कॉस्ट बोलते हो। 1 मिनट, आई हैव गिवन द डेफिनेशन नीचे और नॉट, लेट मी जस्ट सी। अच्छा, इसी ऑल इन कॉस्ट का डेफिनेशन दिया है, तो ऑल इन कॉस्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता, ऑल इन कॉस्ट में एक तो आपका कोई कमिटमेंट चार्जेस है, कोई आपने कमिट किया है कि मैं आपको इतना फंड्स उठाऊंगा उठाऊंगा और वो आपने कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया तो उसका आपने कुछ पेनल्टी पे करना पड़ा, तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑल इन कॉस्ट। एंड सेकंड इज योर टैक्स रिडक्शन, जो भी टैक्स का रिडक्शन होता है दैट इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड। अदरवाइज एनीथिंग आपका एवरी ईयर एस्केलेशन होगा रेंट इंटरेस्ट का, या फिर आपको जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है, सो दैट इज इंक्लूडेड इन ऑल इन कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट कितना हो सकता है, इट कैन बी बेंचमार्क रेट प्लस 500 बीसीबीपीएस, मतलब लेट्स से बेंचमार्क रेट चल रहा है, लेट्स से लाइबोर का रेट चल रहा है 7% का चल रहा है, तो मैक्सिमम यू कैन पे फॉर दिस बोरोइंग्स इज 12%, 7 प्लस 5%। सिमिलरली फॉर दिस इज 7 प्लस 4.5, नथिंग बट 11.5% यू कैन पे मैक्सिमम। अदर कॉस्ट ये सब आप देख लेना। एंड यूसेज, अच्छा, ईसीबीज कैन नॉट बी यूज फॉर व्हाट एक्टिविटीज, रियल एस्टेट एक्टिविटीज के लिए, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल पर्पज, एक्सेप्ट 5B एंड 5C। 5B 5C क्या है, देखो 5 में यहाँ पे कुछ है नहीं, 5B 5C कहाँ से मिलेगा आपको, आपको टेबल बी रेफर करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे टेबल बी में 5B, ये 5B हो गया, ये 5C हो गया, समझ गए, तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा इसको। रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन एक्सेप्ट 5D एंड 5E, तो 5D और 5E कहाँ मिलेगा, 5D और 5E ये हो गया। तो लाइकवाइज यू हैव टू गो थ्रू इट, ये पढ़ लेना। तो ये वाली नेगेटिव लिस्ट है, मतलब आप इसी भी इन चीजों के लिए आप यूज नहीं कर सकते। ये वाला ठीक है, अपने आप पढ़ लेना, ये वाला भी आप अपने आप से देख लेना, कुछ खास नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो फाइन, मतलब ये वाला आप देखने वाला, खुद से देखने वाली चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, देखो इसी भी रेस करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है अप्रूवल रूट होता है, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। देखो आप ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, आप अप टू $750 million पर फाइनेंशियल ईयर आप ऑटोमेटिक रूट में रेस कर सकते हो। मतलब आपको क्या होता है, आपको आरबीआई का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता है, अप्रूवल रूट के अंदर आपको आरबीआई का परमिशन चाहिए होगा। लेकिन इफ यू आर गोइंग अहेड विद द ऑटोमेटिक रूट एंड यू आर borrowings up to your borrowings is up to $750 million per financial year, 750 million per dollar, 750 million per financial year, then in such case ऑटोमेटिक रूट अप्लाई होगा और आपको आरबीआई का अप्रूवल नहीं होगा। लेकिन इस केस में एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपका मैक्सिमम जो बोरिंग्स होगा फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर, दैट शुड बी मैक्सिमम 7:1 के रेशियो में होना चाहिए। मतलब अगर आपका ₹1 का इक्विटी है तो मैक्सिमम ₹7 यू कैन बोरो फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स आप ₹7 बोरो कर सकते हो। तो आपको 7:1 का रेशियो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लेट्स से अगर आपका इक्विटी ₹100 का है, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 का है, तो मैक्सिमम ₹700 कैन बी योर बोरिंग्स इन द फॉर्म ऑफ ईसीबी। गॉट इट? यस, दिस इज फाइन, ये आप पढ़ लेना अपने आप से, कुछ नथिंग मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप यूटिलाइज कहाँ कर सकते हो, देखो फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर के लिए अगर आपको ECB proceeds को पार्क करना है, only if ECB proceeds are meant only for foreign currency expenditure and can be parked abroad। अगर आप फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर के लिए ही अगर ECB है तो इसको आप क्या कर सकते हो, अब्रॉड पार्क कर सकते हो आउटसाइड इंडिया इन दीज फॉर्म्स, ठीक है। नो मिनिमम टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब, अगर आपको इंडिया में पार्क करना है तो इट इज रुपी एक्सपेंडिचर के लिए अगर है ECB, इन दैट केस इट कैन बी पार्क्ड एंड इट कैन बी मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स के लिए हो सकता है, ठीक है। रूल्स फॉर यूजिंग ये वाला आप अपने आप से पढ़ लेना, दिस इज नथिंग मच, पावर डेलीगेटेड नॉट मच इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये वाला देख लेना एक बार, ये वाले जो प्रोविजन है ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, एडिशनल स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। पेज नंबर 1.1 और 1.45 ऑफ योर आईसीआई मॉड्यूल, एक बार मॉड्यूल भी देख लेना, हाँ इसका, मतलब देखने का दरकार नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस आई हैव पुट इट हियर, बट इफ यू वांट, डाउट है तो देख सकते हो आप एक बार। बॉस
अगर आप पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो, इन दैट केस अगर आप वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए ले रहे हो, तो आप $10 मिलियन मैक्सिमम मैच्योरिटी 3 इयर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, फंड्स रेज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ ईसीबी। ये स्पेशल प्रोविजंस देखे रखे हैं फॉर द पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। सिमिलरली फॉर द स्टार्टअप्स दे हैव गिवन सम प्रोविजन सेइंग दैट आप 3 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर आप बोरो कर सकते हो, एंड उसका मेच्योरिटी क्या हो सकता है, 3 साल तक का हो सकता है। ठीक है, ऑल इन कॉस्ट भी म्यूचुअली अग्रीड हो सकता है। Now cap of that 5% or 4.5% for foreign currency और INR denominated ECB, नहीं उसका कुछ कैप नहीं है, आप चाहे जितना आप क्या कर सकते हो, फंड दे सकते हो। ना हो सिक्योरिटी मूवेबल इमूवेबल कुछ भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो लाइक यू कैन गो थ्रू ऑन योर ओन। अच्छा, ओडीआई, नाउ नेक्स्ट कम टू द ओडीआई की प्रोविजन। तो आपका ईसीबी का देखो बहुत सारा दिया हुआ चैप्टर आपके आईसीआई मॉड्यूल में, बट जो जो रेलिवेंट है वो मैंने आपको बता दिया, एंड आप क्विकली गो थ्रू कर सकते हो। नाउ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, मतलब देखो एफडीआई क्या होता है कि फॉरेन से पैसा इन्वेस्ट इंडिया में आ रहा है, दैट इज एफडीआई। ओडीआई मतलब इंडिया वाला अगर बाहर पैसा डाल रहा है तो देन ओडीआई के प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रोविजंस लगेंगे। फाइनेंशियल कमिटमेंट बोले तो अमाउंट ऑफ ओडीआई बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इक्विटी लोन एंड 100% ऑफ गारंटी एंड 50% ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी। तो ये फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है। ओडीआई रूट्स क्या होता है, ओडीआई रूट्स में आप ऑटोमेटिक रूट्स के अंदर मैक्सिमम या फिर हायर ऑफ $1 मिलियन और 4 टाइम ऑफ नेटवर्थ, ये आप क्या कर सकते हो, ओडीआई रूट में फॉरेन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट योर ओडीआई। एफडीआई के बारे में आप नॉट ब्रिंग आउट समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये देख के चले जाना, कोई एमसीक्यू आ गया तो ठीक है, नहीं तो जय माता दी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फॉरेन एक्सचेंज फेमा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हो, इन दैट केस आपके क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। आई थिंक 2-3 पेज बचे होंगे एंड दिस शुड बी डन। अच्छा, 4 मोर पेजेस एंड वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। यस, ओके। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट करते टाइम में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आपको कल को बिजनेस करना है तो देन व्हाट विल यू डू, व्हाट इज समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी मच श्योर अबाउट, एंड व्हाट यू हैव टू फॉलो इन द फेमा गाइडलाइंस, दैट आपके फेमा के रेगुलेशंस को आप कॉन्ट्राविन ना करो। तो डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपोर्ट टू कस्टम मैनुअल पोर्ट्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको कस्टम मैनुअल पोर्ट्स में आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। कितने अमाउंट का करोगे, देखो अगर अमाउंट असर्टेनेबल है, अगर आपको पता है कि मेरे गुड्स का वैल्यू $1 लाख है, तो आप क्या करोगे, फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज $1 लाख का आप क्या उसको डिक्लेरेशन दोगे कि मैं $1 लाख का गुड्स बाहर सेल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको अमाउंट पता नहीं है कि लेट्स से आप कोई रॉ मटेरियल भेज रहे हो बाहर, ठीक है, आपको पता नहीं है कि उसका वैल्यू क्या हो सकता है, विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, ठीक है, तो उस केस में आपको कितना वैल्यू मिल सकेगा उस रॉ मटेरियल को बाहर जाने के बाद में, वहां पे जाने के बाद उसका प्रोसेसिंग होके वहां पे क्या प्राइस पे बिकेगा, तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट अमाउंट यू हैव टू डिक्लेयर इन द एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। एक्सपोर्ट वैल्यू क्या होता है, एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ लीज, हायर परचेज, सिमिलर एग्रीमेंट, द वैल्यू व्हिच इंक्लूड्स ऑल चार्जेस पेबल अंडर सच एग्रीमेंट, नॉट मच इंपॉर्टेंट। एग्जम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, देखो ये आपको जो डिक्लेरेशन देना होता है ना अमाउंट का, ये आपको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म में देना होता है कि मैं इतने का एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इतने टाइम में पैसा मेरे को आने वाला है, ये सब चीजें फलाना ढमकाना सब चीजें बतानी पड़ती है। लेकिन आपको ये सब बताने की दरकार नहीं रहेगी, आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको एग्जम्पशन दी गई है टू फर्निश योर एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। क्या है, अगर आप कोई ट्रेड सैंपल पब्लिसिटी मटेरियल सप्लाई कर रहे हो, दैट इज फ्री ऑफ पेमेंट, आपको कोई डिक्लेरेशन देने का जरूरत नहीं है। पर्सनल इफेक्ट ऑफ ट्रेवलर्स, अगर कोई पर्सनल इफेक्ट आप ट्रांसफर कर रहे हो, यहाँ से रिमिट एक्सपोर्ट कर रहे हो ट्रैवलर का, तो उस केस के अंदर लेट्स से अगर कोई शिप में जा रहा है तो उसके साथ में पर्सनल इफेक्ट रहेंगे, उसके लगेज वगैरह रहेगा, तो उसका डिक्लेरेशन देने का दरकार नहीं रहेगा। Ship store, life jacket, power equipment, goods supplied under order of central government, such officer of military, navy, naval or air officer. In that case, no requirement. ठीक है, gift up to 5 लाख रुपीज, दिस इज रुपीज 5 लाख, हाँ प्लीज बी केयरफुल, नॉट $5 लाख, दिस 5 लाख रुपीज तक का अगर आप कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म का दरकार नहीं होगा। इफ इट इज मोर देन 5 लाख रुपीज, देन इन सच अ केस यू हैव टू गिव एन ईडीएफ। एयरक्राफ्ट इंजन, स्पेयर पार्ट्स ऑफ ओवरहॉलिंग और रिपेयर अब्रॉड, सब्जेक्ट टू री इम्पोर्ट टू इंडिया विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ। आप कोई एयरक्राफ्ट के इंजन या फिर कोई स्पेयर पार्ट फॉर ओवरहॉलिंग रिपेयर कर लिया, आप बाहर भेज रहे हो, एंड इट विल कम बैक टू इंडिया विद इन द 6 मंथ, इन दैट केस ऑल्सो यू नीड नॉट टू फिल द एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। फ्री गुड्स इंपोर्टेड टू री एक्सपोर्ट बेसिस, मतलब आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किए फ्री में, उसको आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस केस के अंदर भी ईडीएफ का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। गुड्स सेंट आउटसाइड इंडिया फॉर टेस्टिंग एंड री इम्पोर्ट, आउटसाइड इंडिया भेजा टेस्ट करने के लिए, बाहर यहाँ पे कोई मशीनरी अवेलेबल नहीं था, फॉरेन में मशीनरी अवेलेबल था, तो कोई मैंने सैंपल्स भेजे यहाँ से बाहर, उनको री यहाँ पे टेस्टिंग हुआ और वापस री इम्पोर्ट कर लिया इंडिया में, नो ईडीएफ इज रिक्वायर्ड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इफेक्टिव गुड्स फॉर रिपेयर, री ये सब चीजें ठीक है, आप पढ़ लेना, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। री एक्सपोर्ट ये सब चीजें कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट, तो ये सब चीजों के लिए आपको ईडीएफ का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। देखो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, देखो फॉर गुड्स, गुड्स के लिए क्या होता है इन केस ऑफ, और सॉफ्टवेयर के केस में क्या होगा,
देखो गुड्स के केस में क्या होता है कि गुड्स के केस में आपको 2 कॉपीज देना पड़ता है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म का, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी टू द कस्टमर ऑफिसर अपॉन वैलिडेशन, ट्रांसफर इट टू, आपको 2 कॉपी देना पड़ेगा ईडीएफ का टू द एक्सपोर्ट ऑफिसर, वो आपको वैलिडेट करके वापस दे देगा कॉपीज। तो क्या करना है, एक तो आपको सबमिट करना है ओरिजिनल टू द नियरेस्ट ऑफिस ऑफ द आरबीआई, आरबीआई के नियरेस्ट ऑफिस में सबमिट कर दो कि मैंने ये एक्सपोर्ट किया है। दूसरा एक्सपोर्टर अपने पास में रखेगा। सिमिलरली फॉर सॉफ्टवेयर यू हैव टू फिल सॉफ्टेक्स फॉर्म। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर का सप्लाई कर रहे हो, so in such a case, you need to submit the soft text form. In case of services, duplicate copies to the officer of IT. Original आप आरबीआई को दोगे, डुप्लीकेट एक्सपोर्टर को दोगे और थर्ड कॉपी ऑफ देयर ओन रिकॉर्ड्स, ठीक है। ओरिजिनल आप क्या करोगे, आरबीआई को सबमिट कर दोगे, आप सेकंड कॉपी अपने पास रखोगे और थर्ड जो है वो आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हो। थर्ड जो है ऑफिसर अपने रिकॉर्ड के लिए रखेगा, ओके। नाउ रियलाइजेशन रिपार्टीशन ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू। अब आपने एक्सपोर्ट तो कर दिया, तो आपको पैसा कब तक बाहर से मंगाना है, इट हैज टू बी विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। 9 महीने के अंदर पैसा मंगा लेना बाहर से। इफ एक्सपोर्ट इज मेड टू वेयर हाउस आउटसाइड इंडिया, मतलब यहाँ से मैंने अपने कोई वेयर हाउस में भेजा है, ठीक है, तो मेरा वेयर हाउस रहेगा बाहर यूएसए के अंदर या फिर कोई भी कंट्री के अंदर, वहां पे मैंने अपने वेयर हाउस में भेजा, तो इन दैट केस वेयर हाउस वाला पता नहीं कब भेजेगा, तो उस केस में 6 मंथ का एडिशनल टाइम दिया है कि अगर आपने अपने वेयर हाउस को कोई गुड्स भेजे हैं, तो इन दैट केस आपको एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है दैट यू हैव टू रियलाइज विद इन 15 मंथ्स। 15 महीने में आपको क्या करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा। द पीरियड में नॉट बी एक्सटेंडेड इफ रीजनेबल कॉज है, तो आपको ये पीरियड क्या एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, इफ एक्सपोर्ट इज मेड बाय एसईजेड ईओयू यूनिट या फिर ईएसटीपी एसटीपी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क एज पर एफटीपी, एफटीपी मतलब एफटीपी इन सच अ केस रियलाइज एंड रिपार्टेड एफईवी फुल एक्सपोर्ट वैल्यू विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपोर्ट डेट। इस केस में आपको, इन केसेस के अंदर आपको 15 मंथ्स वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप कोई ईओयू हो, अगर आप कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो या फिर कोई एसईजेड यूनिट हो और आपने कोई अपने वेयर हाउस में भी ट्रांसफर किया आउटसाइड इंडिया, तो इन दैट केस आल्सो यू हैव टू रियलाइज विद इन 9 मंथ्स, इसमें 15 मंथ्स का पीरियड नहीं एप्लीकेबल होगा। इफ सॉफ्टवेयर इज एक्सपोर्टेड इन अदर देन फिजिकल फॉर्म, डेट ऑफ एक्सपोर्ट विल बी डेट ऑफ इनवॉइस। गॉट इट। अगर फिजिकल फॉर्म में अगर सब किया तो इसमें डेट ऑफ एक्सपोर्ट क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस होगा। एंड देन सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट टू द एडी के बैंकर विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म और सर्टिफिकेट ऑफ सॉफ्ट टेक्स फॉर्म जो भी रहेगा उसके आपको विद इन 21 days में आपको क्या करना है, एडी बैंकर को सबमिट करना है कि बॉस मैंने ये एक्सपोर्ट किया है और मेरे को विद इन 9 मंथ्स या फिर मेरे को 15 मंथ इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू वेयर हाउस, तो मेरे को 15 मंथ्स के अंदर पैसा रियलाइज करना है, आपको ऐसा इंटीमेशन उसको देना है। जैसे आपने कोई एडवांस पेमेंट किया है, आपको किसी एडवांस पेमेंट आया है आपके, ठीक है, शिपमेंट इज टू बी डन देन विद इन 1 ईयर। कोई एडवांस पेमेंट आ गया फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इन दैट केस यू हैव टू मेक द शिपमेंट विद इन 1 ईयर, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट। और अगर आपको इंटरेस्ट भी पे करना है तो लाइबोर प्लस 100 बेसिस पॉइंट, मतलब लाइबोर का जो रेट चल रहा है, लेट्स से 5% का रेट चल रहा है, तो प्लस 1% का आप मैक्सिमम इंटरेस्ट, 6% इज द मैक्सिमम इंटरेस्ट दैट यू कैन पे। If shipment is not made within 1 year, then amount of refund along with the interest payment should be made only after the prior approval of the RBI. This is RBI, okay? This is not ROI. This is RBI. Please change it here in your notes as well. ठीक है, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई के अप्रूवल के बाद में ही आपको वो रिफंड और इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। ये आप पढ़ लेना खुद से, एक्सम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन ये आप खुद से पढ़ लेना, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर, ये भी खुद से पढ़ लेना। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पोजीशन एंड रिटेंशन ऑफ फॉरेक्स, ये भी आप खुद से पढ़ सकते हो, मतलब देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन, ऑल दिस इज फाइन। आर एक्सपोर्ट प्रोसीजर इज ऑल्सो डन, जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन अपन ने पढ़ ली, ये वाले लास्ट वाले जो 2-3 प्रोविजन मैंने छोड़े ना, ये आप खुद से पढ़ के चले जाना, दिस नथिंग टू एक्सप्लेन, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, बट यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस एंड यू कैन फाइंड इट आउट। ओके, नाउ इंपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट का प्रोसीजर जो होता है वो प्रोसीजर क्या होता है, नाउ टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट पेमेंट्स। अगर आपने कोई इंपोर्ट किया तो आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको कब तक करना है, नॉर्मल इंपोर्ट है तो विद इन 6 मंथ्स, लेकिन कोई ड्यूरेबल गुड्स है जैसे कि फ्रीज टीवी वगैरह कुछ मंगाया है तो 70% आपको विद इन 6 मंथ करना पड़ेगा, 30% आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वारंटी पीरियड। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर लेट्स से अगर आपने पूरा पेमेंट कर दिया और बाहर वाला बंदा वो मना कर दिया कि नहीं मैं आपको रिप्लेसमेंट करके नहीं दूंगा, कोई वारंटी एक्सपायर, कोई प्रोडक्ट खराब निकल गया, 1 साल की वारंटी या फिर 5 साल की जो भी वारंटी थी, तो उस सब केस में यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट देके रखा है कि आप 70% तो आप क्या करो विद इन 6 मंथ कर दो, लेकिन जो 30% रिमेनिंग रहेगा वो आपका वारंटी पीरियड एक्सपायर हो जाए उसके बाद में आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट भी होते हैं कैपिटल गुड्स के लिए अप टू 3 इयर्स, कि मैं आपको डेफर कर रहा हूँ पेमेंट, वो भी होता है 3 साल के लिए। नॉन कैपिटल गुड्स है तो 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज अर्लियर। कैपिटल गुड्स है तो डेफर्ड पेमेंट हो जाएगा अप टू 3 इयर्स के लिए लिमिट रहेगा, और नॉन कैपिटल गुड्स है तो 1 ईयर और द ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज अर्लियर, उस केस के अंदर आपको ये ऐसा हो जाएगा। लिमिट ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में भी ग्रांटेड ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट फाइनेंशियल डिफिकल्टी और अप टू 6 मंथ्स और मैक्सिमम फॉर 3 इयर्स। मतलब अगर आपको पेमेंट करना है, आपका कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो गया तो आपको क्या होगा, 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स ऐसे करके आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। एक साल से एक साथ में 3 साल का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा,
3 साल तक एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन दैट विल बी इन द ट्रांचेस ऑफ 6 मंथ्स ईच। नो ट्रांच कैन एक्सीड 6 मंथ, मतलब एक साथ में 6 महीने से ज्यादा का आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आपको एक्सटेंशन मिल सकता है 3 साल तक का फॉर द पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट अमाउंट, फॉर द पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट के लिए जो भी पेमेंट करोगे उसके लिए। नाउ पेमेंट डिलेड due to dispute financial difficulty, then extension is allowed plus interest may be charged for a maximum period of 3 years from the date of shipment. That's what we have discussed in the last point as well. Now circumstances of AT may grant extension for settlement of import dues to 6 months at a time, maximum up to 3 years. That is also fine. ठीक है, no investigation is pending before ETCBI. This is fine. अच्छा, एक चीज और क्या है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए कि एक्सटेंशन अगर 1 साल से ज्यादा का मिल रहा है, इफ इंपोर्टर करंट आउटस्टैंडिंग डज नॉट एक्सीड लोअर ऑफ $1 million और 10% ऑफ एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंस मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस 2 years, अगर ऐसा केस है देन ओनली आपको 1 साल से ज्यादा का एक्सटेंशन मिल सकता है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट एनी एक्सटेंशन फॉर द पेमेंट आउटसाइड इंडिया। नाउ अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो फॉरेक्स का, सेंडिंग इनटू इंडिया, देन ट्रांसफर थ्रू ई ट्रांसफर, करेंसी नोट्स, बैंकर्स नोट्स, ये सब चीजें अलाउड नहीं होती है। अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, अगर इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो, आपको पैसा मंगा रहे हो, तो इसको ई ट्रांसफर के थ्रू मंगा सकते हो, फॉरेक्स मंगा सकते हो, ठीक है। करेंसी नोट्स, बैंकर्स नोट्स या फिर ट्रैवलर्स चेक इज नॉट अलाउड। नाउ इफ यू आर कमिंग ब्रिंगिंग टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आप बाहर गए थे, लेट्स से बाहर घूमने के लिए गए थे और वापस आप बाहर आ रहे हो, तो आपको एक करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म रिक्वायर्ड नहीं होगा। आप करेंसी अगर अगर वो करेंसी है, बैंकर्स नोट है या फिर ट्रेवलर्स चेक है और मैक्सिमम $10,000 तक है, तो उस केस में ये देने का दरकार नहीं है। इफ ओनली करेंसी है, अगर आप ओनली कैश लेके आ रहे हो, तो मैक्सिमम $5,000 तक आप लेके आ सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप लेके आ रहे हो तो आपको करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं इतना अमाउंट का पैसा लेके आया हूँ। नाउ इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी, आप बाहर गए थे, ठीक है, बाहर गए थे नेपाल, और आप बाहर गए थे और आप यहाँ से इंडियन करेंसी साथ में लेके गए थे, तो आप कोई भी कंट्री से आ रहे हो एक्सेप्ट नेपाल और भूटान, तो आपको क्या होगा, मैक्सिमम आप ₹20,000 का ही करेंसी वापस इंडिया में ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यूएसए गया, ₹50,000 डाल के लेके गया बैंक जेब पॉकेट के अंदर, ऑल द टाइम मेरे पास में ₹30,000 इज स्टिल विथ मी इन माई पॉकेट, ओनली ₹20,000 आई कुड एक्सचेंज देयर इन द यूएसडी, डॉलर में कन्वर्ट कर पाया और मैं वापस ₹30,000 इंडिया में लेके आ रहा हूँ, तो मैं ला सकता हूँ क्या? आई कांट ब्रिंग इट बैक। आई कैन ब्रिंग ओनली अप टू ₹25,000 मैक्सिमम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आईएनआर रुपीज आई कैन ब्रिंग, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी, और अगर मैं नेपाल और भूटान से आ रहा हूँ तो मेरे को कोई लिमिट नहीं है, मैं कितना भी पैसा ला सकता हूँ, लेकिन ₹100 से डिनोमिनेशन का ज्यादा वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि करप्शन को रोकने के लिए ₹100 का लिमिट डाला है। पहले ₹2,000 का नोट था, ₹2,000 के मैं कितने भी बंडल्स ला सकता हूँ, तो करेक्शन होने के चांसेस ज्यादा थे। 100 के लाके कितने भी लेके आ जाओगे आप, करेक्ट, तो उसके लिए ₹100 का डिनोमिनेशन का लिमिट डाला है, और आप एनी अमाउंट आप लेके आ सकते हो, ये वाला आप पढ़ लेना बस। We are done with your FEMA chapter. I hope you like the video. Please अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। And if you like the explanation, please do let me know in the comment section. अगर नहीं समझ में आया तो भी please comment करना and let me know where can I improve. And that's all about it. Thank you so much. Signing off. This is Rishabh Beth. All the very best for your exams.